तो ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू स्टार्ट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने हैं। तो भाई ये बात आपको पता है कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी दी तो उन्होंने एक मॉडल भी दिया, थॉमसन्स मॉडल। ठीक है, क्या था थॉमसन्स मॉडल? उन्होंने ये बोला कि अच्छा, ये बात पहले से पता थी कि एटम जो है वो न्यूट्रल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन है ना नेगेटिवली चार्ज, तो कुछ पॉजिटिव भी होगा उसके बराबर ही। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिवली चार्ज है ना, वो एटम में है ना, एटम का बाकी सब जो भी पार्ट है ना, वो सब पॉजिटिवली चार्ज है। उन्होंने बोला कि एटम जो है उसमें ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे एक तरह से आप बना दो मैट्रिक्स टाइप की, ये सब पॉजिटिव चार्ज है, उसके बीच में ये नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं फंसा हुआ है ना, ऐसे कहीं कहीं ऐसे नेगेटिव चार्ज सीड की तरह फंसा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है ना, वाटरमेलन मॉडल और प्लम पडिंग मॉडल, ऐसे कुछ भी है ना। तो उसमें क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो एटम है, ठीक है, उसमें रेंडमली ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे वाटरमेलन है तो वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है वो हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसके बीच में जो ये सीड्स हैं ब्लैक ब्लैक, वो इलेक्ट्रॉन है। तो ये थॉमसन का मॉडल था एंड दैट्स हाउ ही सेड कि ये न्यूट्रलिटी, एटम की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, क्लियर है? तो इसको थॉमसन्स मॉडल और यू कैन जस्ट से वाटरमेलन मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल, है ना, बहुत सारे नाम है। तो ठीक है, तो ये बस इतनी बात थी कि है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एज सीड, और यू कैन से embedded in positive charge matrix, positive charge matrix। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, रदरफोर्ड का मॉडल आया, दूसरा मॉडल, which is we are going to see significantly। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड वाज वर्किंग ऑन, वो जो है रेडियो एक्टिविटी पे काम कर रहे थे। तो वो रेडियो एक्टिविटी का मतलब है अल्फा बीटा गामा रेज, इन सब पे बात काम हो रहा था, है ना, कौन आइसोटोप रेडियो एक्टिव है कौन नहीं है, ये सब बातें चल रही थी, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा चल रही थी। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वो अल्फा रेज की मदद से वो बम्बार्ड कर रहे थे गोल्ड फॉइल पे, और वो ये चेक कर रहे थे कि भाई ये अल्फा रेज इसको पेनिट्रेट करके है ना निकल जाती है या नहीं, कितनी कितनी आसानी से अल्फा रेज जो है वो पेनिट्रेट करके, फॉइल को पेनिट्रेट करके निकल जाती है। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर एक तरह से चेक कर रहे हैं। अच्छा, उनके दिमाग में क्या था, उनको ये पता था कि अल्फा रेस का मतलब क्या है, 2He4 है ना, हीलियम न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है सबको ये बात? ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल है मान लो, इसको आपने छोड़ा, तो हीलियम न्यूक्लियस या फिर अल्फा रेस, इस पे चार्ज क्या होता है, +2E का चार्ज, क्या है, पॉजिटिव। तो ही वॉज श्योर कि देखो ये जो है ना, इसको पेनिट्रेट इसलिए नहीं कर पा रहा है ना, वो अपनी फॉइल को धीरे धीरे पतला करते जा रहे थे, है ना, जो भी पहले फॉइल थी मान लो कुछ, है ना, सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर में है, राइट। तो ही वॉज थिंकिंग कि तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये एटम्स होंगे, राइट, वॉट एवर लेट्स से, ये पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज है ना, पूरा का पूरा पॉजिटिव है, एंड दैट्स व्हाई ये सब पूरा का पूरा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन तो बीच बीच में कहीं फंसे हुए हैं, राइट। अरे कौन है ये, अपना बंद करो माइक।
नहीं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन तो बीच बीच में फंसे हुए, बाकी तो ये सब पॉजिटिव है। तो ये जो हीलियम का लेट्स से अल्फा पार्टिकल है, ये जब इसकी तरफ जाएगा तो इससे मिलेगा रिपल्शन। क्या मिलेगा? रिपल्शन, क्योंकि पूरा तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव पूरे एटम में। तो ही वॉज थिंकिंग लाइक दिस, थॉमसन ने मॉडल दिया था एंड ही वॉज थिंकिंग कि अच्छा हाँ, इसीलिए ये जो है ना रिपल्शन लगेगा तो क्या होगा, स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और इसीलिए वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, आयनाइज नहीं, कम मतलब सॉरी पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। सही है, सही बात है। तो वो क्या करते गए, फॉइल को और पतला करते गए, ठीक है। फॉइल पतली करके कहां तक पहुंच गए, 0.4 माइक्रोमीटर तक पहुंच गए, मतलब 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर के आसपास। जब इतनी पतली फॉइल ली तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल पास ऑन हो जाएंगे, निकल जाएंगे, बाकी काफी सारे अल्फा पार्टिकल जो है ना वो ये एटम से है ना टकरा के है ना वापस आ जाएंगे। ही वॉज थिंकिंग लाइक दिस कि भाई ठीक है, रिपल्शन मिल रहा है, रिपल्शन कोई एक आध लकी जो जो क्या कहते हैं अल्फा पार्टिकल होगा। वो देखो एटम्स क्या है, बॉल्स की तरह ही तो है, एटम्स आर लाइक सॉलिड में बॉल्स की तरह है। तो एटम्स अगर ऐसे ऐसे करके अलाइंड हैं, ठीक है, तो इनके बीच में ये कुछ है ना स्पेसेस हैं। ही वॉज थिंकिंग कि इन स्पेसेस के थ्रू अगर ये कोई निकल गया कहीं से, राइट, ये तो पूरा पॉजिटिव है, तो कुछ बस अल्फा पार्टिकल है ना बस पास ऑन होने चाहिए थे, राइट। ही वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, पहले ये समझ लो है ना, ये मैं बता रहा हूँ कि ये उनकी एक्सपेक्टेशन थी। हुआ क्या, उल्टा, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल पास ऑन हो गए, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल पास ऑन हो गए, तो क्या ये बात तो गलत हो गई ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 99%, 99 पॉइंट लेट्स से और भी ज्यादा है ना, 99% से ज्यादा ही इनफैक्ट सारे अल्फा पार्टिकल पास ऑन हो गए, केवल कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए और उनमें भी बहुत कम पार्टिकल वापस आए, है ना। ये सबने पढ़ा है ना रदरफोर्ड मॉडल, समझ में आ रहा है? हाँ ना करते रहो भाई, चैट में मुझे मैसेज बोलते रहो, यस यस नो नो। लॉजिक समझ में आया? ठीक है, तो ये बात जो है ना, ये बात ठीक है, बेसिस थी कि भाई रदरफोर्ड ने ये रदरफोर्ड वाला मॉडल कैसे दिया, ठीक है, एटॉमिक मॉडल। तो इन्होंने एटॉमिक मॉडल में ये एक्सपेक्टेशन करी थी कि कुछ ही अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, बट सारे के सारे अल्फा पार्टिकल निकल गए, तो इसका मतलब क्या है, जो थॉमसन कह रहे हैं वो गलत है। और जो एटम है ना, मैं इस पर समझा रहा हूँ आपको, ये एनसीईआरटी से पूरा हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको डिस्कवरी के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स बताए थे, तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, बाकी ये सब आपको पढ़ना है खुद से, ये डिस्कवरी क्या है, सो दैट आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिले और आपका इमेजिनेशन बढ़िया हो जाए, ठीक है। ये तो यहाँ थॉमसन मॉडल हो गया, फिर उसके बाद ये रदरफोर्ड मॉडल, ये सब पढ़ना है। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग क्या थी कि ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल्स है ना वेंट स्ट्रेट, फ्यू वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, अब वो फ्यू कौन से होंगे, ये फाइंडिंग यहाँ से अपने नोट्स में लिख लेना, ये लिखना है आपको घर पे बैठ के, है ना, मैं बता दे रहा हूँ। इट इज ऑब्जर्व फाइंडिंग ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। फिर उनके ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाले, फॉलोइंग कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या है, ये सब लिख लेना, ये मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब आपको लिख लेना है, ठीक है। तो ये जब ये कंक्लूजन दिए तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या मॉडल बोला, है ना, व्हाट इज द मॉडल, ये भी लिखना है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, ठीक है, समझते हैं, मैं एक एक करके समझाता हूँ। तो मैं बस समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, लिख खुद देना है, खुद से लिखना है। तो उन्होंने ये बोला कि देखो ये जो एटम है, लेट्स से ये कोई एटम है, तो अगर अल्फा पार्टिकल ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल जो है ना वो सीधे निकल गए, राइट, एटम्स के तरफ से
इसका मतलब ये अल्फा पार्टिकल का मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है, ठीक है। इसका मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, खाली। अगर कुछ अल्फा पार्टिकल, और वो भी बहुत कम है, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव जहां पे भी प्रेजेंट है वो बहुत छोटे स्पेस में प्रेजेंट है ना, तभी डिफ्लेक्ट होंगे ये। और यही बात को कंफर्म कर रहा है कि आउट ऑफ 20,000 एक अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा है ना, ये इधर से गया और फिर वो ये वापस आया, एक अल्फा पार्टिकल वापस आया। तो ये जो बात है, ये और ये पक्का कंफर्म कर रही है कि जो न्यूक्लियस है उसका उसका साइज बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो क्या मतलब फाइंडिंग थी, जो फाइंडिंग थी कि सब निकल गए ऐसे, कुछ डिफ्लेक्ट हुए और उनमें से भी कुछ में एक जो है 1 आउट ऑफ 20,000 जो है वो वापस आया। तो उसके कंक्लूजन ये निकले, कंक्लूजन कि ये मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है, राइट। जो पॉजिटिव चार्ज है, अच्छा, जो पॉजिटिव चार्ज है, राइट, उस पे उसका जो साइज है वो बहुत छोटा है, और वो कहीं सेंटर पे, कहीं पे एटम के सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है। और उसको क्या टर्म दिया गया, न्यूक्लियस, क्या बोला गया, न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, है ना, न्यूट्रॉन की चैडविक ने, न्यूक्लियस की रदरफोर्ड ने। तो ये जो न्यूक्लियस है इसमें सारे के सारे प्रोटॉन्स आपके प्रेजेंट होंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ एटम में बाहर होंगे। अच्छा, कोई ये पूछ सकता है कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर इससे अल्फा पार्टिकल टकरा गया तो क्या होगा, बताओ भाई, कौन बताएगा। अगर इलेक्ट्रॉन से अल्फा पार्टिकल टकरा गया तो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं आयनाइजेशन। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन। अब इसको इस तरह समझो कि भाई अल्फा पार्टिकल है ना, उसका अल्फा पार्टिकल जो है, हाँ, अब आयनाइजेशन का होने के कारण ये कुछ रेज वगैरह निकल सकती हैं, वो देखना पड़ेगा कि भाई वो रेज की वेवलेंथ कितनी है। एक सफिशिएंट वेवलेंथ में ही अगर वो रेज निकल रही है तभी एक्सरे बोलेंगे, ठीक है मनीष। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, अब इसको ऐसे समझो, देखो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और 1 मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, 4 into 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसको देखोगे तो ये 7300 समथिंग कुछ बन जाएगा, है ना, ठीक है, 48 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक आदमी से ऐसे बस टकरा जाए, इतनी बड़ी बस बहुत तेजी से आ रही हो, क्या होगा, राइट। अभी यहाँ टकराने का मतलब ऐसा है, उसके रास्ते से एकदम उड़ जाएगा वो, राइट, बहुत तेजी से आ रही है। तो वैसा ही कुछ होता है, इतना भारी भरकम पार्टिकल उस इलेक्ट्रॉन से टकराने वाला है, ठीक है। तो अगर वो टकराएगा, राइट, तो क्या होगा, मोमेंटम ट्रांसफर होगा, m into v, है ना, इसकी स्पीड भी ज्यादा है ना, ये पढ़ा होगा m1v1 = m2v2। तो क्या होगा, बहुत सारी वेलोसिटी मिल जाएगी, बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आउट हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब ये कंक्लूजन्स निकले, इसके बाद इन्होंने क्या मॉडल दिया है ना, रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, ठीक है। तो रदरफोर्ड का मॉडल ये था कि उन्होंने ये बोला कि ये जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, प्लानिटरी मॉडल है, वैसे ही यहाँ पे ये एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। जैसे सोलर सिस्टम में सन है बीच में, उसके चारों तरफ ये अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है,
वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। अर्थ के रोटेशन के लिए वहां पे है ना, कौन मतलब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा था? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बिटवीन सन एंड अर्थ, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उन्होंने बोला यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? दैट इज ही सेड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पॉजिटिव इज अट्रैक्टिंग नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इनके बीच में लग रहा है और इसके कारण ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये सारी बातें उन्होंने अपने मॉडल में बोली, जो कि हमें पता है कि बहुत ही बिगिनिंग में बहुत सारे लोगों ने उनको काट दिया था, लेकिन बाद में बोर ने बताया कि हाँ भाई रदरफोर्ड बातें सही तो कह रहे थे, है ना। तो उन्होंने जब ये मॉडल दिया तो उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल करके, उन्होंने उनकी बात को काट दिया। उन्होंने कहा ये जो भी मॉडल दे रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बिफोर वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द लेट्स से ड्रॉबैक, वी विल राइट वन टू और इंपॉर्टेंट थिंग। तो रदरफोर्ड के हिसाब से रेडियस ऑफ एटम जो है ये लिखना है, ठीक है। हम ये कंक्लूड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिख लो। बाकी तो आप अपने एनसीईआरटी से लिखना है, तो ये बस कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो लिख लो। रेडियस ऑफ एटम इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 meter. Radius of nucleus was 10⁻⁻15 meter. फिर उन्होंने ये अप्रोक्सीमेट बोलने के बाद उन्होंने क्या किया, ये एक्चुअली मेड अ फॉर्मूला। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला है R0 into, ठीक है, a⁻⁻1/3, where a is mass number, ठीक है। R0 is nothing but, अब इसके लिए कुछ रेंज दी हुई है ना, अलग अलग बुक में अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं, तो मैं ये वैल्यू दे रहा हूँ, है ना। ऑन एन एवरेज 1.33 into 10⁻⁻15 मीटर, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। एक रेंज दे रखी है 1.3 to 1.6 और 1.7 के आसपास। इसके बीच की रेंज दे रखी है, तो है ना। आई एम राइटिंग दिस ओवर हियर। तो इससे क्या मिलेगा मुझे? जैसे अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि फाइंड रेडियस ऑफ, है ना, न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम न्यूक्लियस की रेडियस बताओ, तो क्या करोगे आप? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास एल्यूमिनियम इज 1327, ए की वैल्यू कितनी है? 27। सो वी आर गोइंग टू पुट ओवर हियर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? 1.33 into 10⁻⁻15 into 27 की पावर 1/3, उससे कितना आ जाएगा? 27 का क्यूब रूट कितना होगा? 3 into 1.33, 3 into 1.33 is 4, तो 4 into 10⁻⁻15 मीटर, मतलब यू कैन से 4 फर्मी मीटर। अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा ये, है ना, क्लोज टू 4 फर्मी मीटर। समझ में आ रहा है? हाँ अभी बताते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि सर जब लेट्स से यहाँ पे अगर मान लो हम थिक गोल्ड फॉइल ले रहे हैं, तो फिर मतलब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये पास ऑन नहीं हुई? वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो आपको ये बात पता है कि एटम्स का साइज तो बहुत छोटा है, राइट, 10⁻⁻10 मीटर के आसपास आ रहा है। तो अगर जैसे मान लो मैंने 10⁻³ मीटर की एक फॉइल ली, ठीक है,
10⁻³ मीटर की एक फॉइल ले ली मैंने। तो फिर क्या हो जाएगा, मुझे 10⁻7 जो है ना नंबर ऑफ एटम्स, लगभग उस लेयर्स लगभग है ना, या 10⁻6 ले लो, ठीक है, एटम्स की लेयर्स होंगी ऐसे एक के पीछे एक, है ना, सही है। तो अल्फा पार्टिकल को क्या होगा, यहां से मान लो इधर से पास ऑन हो गया, न्यूक्लियस नहीं मिला, कहीं ना कहीं तो न्यूक्लियस मिल ही जाएगा ना, समझे, इतनी लेयर है। ठीक है, ये जो है ना, ये आपको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पता चल गया कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसका एक फॉर्मूला है इन विच, है ना, मास नंबर। तो जैसे जैसे मास बड़ा, मतलब मास नंबर बढ़ता जाएगा या एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा लेट्स से, वैसे वैसे क्या होगा, न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ता जाएगा। और न्यूक्लियस का साइज बढ़ना ही उनकी अनस्टेबिलिटी का रीजन होता है। ये किसी को पता है आपको? अच्छा, ये पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, उनमें कुछ एलिमेंट्स, कुछ आइसोटोप्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, और उनके डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, ठीक है, अलग अलग रीजन से बताया गया। लेकिन एक बात यह है कि कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है, ठीक है, 83 मतलब बिस्मिथ, बिस्मिथ के बाद आता है पोलोनियम। सो एनी लेट्स से एलिमेंट आफ्टर बिस्मिथ, है ना, ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, ठीक है, बिस्मिथ के बाद पोलोनियम, है ना। देखो भाई, इसमें क्या किया हमने, एक मिनट पहले इधर ये बात कंप्लीट कर लेते हैं। तो पोलोनियम है ना 84, 84 के आगे के सारे एलिमेंट्स जो हैं रेडियो एक्टिव है। तो सोचा गया है कि भाई इनके पीछे का रीजन क्या होगा, मतलब सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। तो फिर रीजन क्या आया, न्यूक्लियस का साइज, है ना, हैवियर जैसे जैसे एलिमेंट होता जाएगा तो उसका साइज धीरे धीरे, न्यूक्लियस का भी साइज बढ़ेगा। एटम का भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है एटम का नहीं बढ़ रहा है ना, और न्यूक्लियस का भी बढ़ रहा है। अब न्यूक्लियस में जब बढ़ने लग जाता है तो न्यूक्लियस में एक एक फोर्स बोलते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग ऑल द प्रोटॉन्स टुगेदर। प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और आपको पता है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना। तो सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसको बोलेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑल प्रोटॉन्स आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट साइमल्टेनियसली देयर इज अनदर फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, कि उनके बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा है। और वो न्यूक्लियर फोर्स बहुत छोटी रेंज के लिए लगता है, मतलब 10⁻15 मीटर में ही, फर्मी मीटर में अच्छे, है ना, ही लगता है। जैसे ही अगर आपका न्यूक्लियस बड़ा होता जाएगा तो फिर वो फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कम होता जाएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के फोर्स हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन और प्रोटॉन, और न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, है ना, मतलब जितने भी पार्टिकल हैं उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। जनरली न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, इसीलिए स्टेबल आइसोटोप बनते हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे न्यूक्लियर फोर्स का मैग्नीट्यूड घटता जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना। 80 है जैसे मान लो कहीं पे मरकरी, तो मरकरी में कितने, 80 प्रोटॉन है। लेड है 82, तो उसमें कितने, 82 प्रोटॉन्स है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अंदर बढ़ रहे हैं। अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े, रिपल्शन बढ़ा, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी से कि all the elements, we explain this कि all the reason, all the let's say elements after bismuth are going to be radioactive। मतलब उनका एक ऐसा सिंगल आइसोटोप भी नहीं मिल रहा है जो स्टेबल हो, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप रेडियो एक्टिव नहीं है। जैसे आपने कार्बन पढ़ा है, कार्बन का 14 जो है, कार्बन 14, है ना, कार्बन डेटिंग रेडियो एक्टिव होता है। बट उनके कुछ ऐसे आइसोटोप तो हैं जो स्टेबल हैं, है ना। इनके तो
84 के बाद कोई भी ऐसा आइसोटोप नहीं मिल रहा है जो स्टेबल हो। इतनी बात समझ में आ गई। ये बस फन फैक्ट था जो ये बातें समझाई अभी, सो दैट यू कैन कोरिलेट। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल रहता है, वो कैसे न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज से खींचा रहता है, न्यूक्लियस से निकल नहीं जाता है। अरे भाई हमने आपको पहले ही बोला न्यूक्लियर फोर्स इज डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, इसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग स्टेबल? स्टेबल का मतलब क्या है कि वो मतलब देखो स्टेबल को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लो आपके अंदर खूब एनर्जी है, आपने अभी खाना खाया है ना, एनर्जी है आपके अंदर, तो आप क्या होगे, रिएक्टिव होगे। आप क्या होगे, रिएक्टिव। आप कहीं जाओगे, कुछ काम करोगे, राइट। लेकिन अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है ना, अगर आपके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, तो आप क्या करोगे, चुपचाप सो जाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप स्टेबल हो गए, राइट। अब यहाँ पे क्या मतलब यहाँ पे लेट्स से समझते हैं, जो न्यूक्लियस है वो टूट रहा है ना, यहाँ पे एनर्जी से रिलेशन नहीं है, ये एनर्जी वाला रिलेशन बाकी सारी स्पीसीज के लिए, जैसे एटम के लिए है ना। एटम न्यूट्रल है ना, कोई ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, पूरा न्यूट्रल है, तो ठीक है, खुश है। अगर मान लो पॉजिटिव होता तो लगातार ये निगेटिव को अट्रैक्ट करता रहता, रिएक्टिव होता है ना, कीप ऑन, है ना। कोई भी कैटायन है तो क्या करेगा, एनायन को खींच के आयनिक बॉन्ड बनाएगा, है ना। समझ में आया मेरी बात? अंडरस्टूड? हाँ, एनायन के साथ मिलके आयनिक बॉन्ड बना लेगा। तो स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि वो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। अब यहाँ पे न्यूक्लियस के लिए समझते हैं, न्यूक्लियस स्टेबल है, इसका मतलब क्या है कि वो टूट नहीं रहा, है ना, वो टूट नहीं रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, रेडियो एक्टिव है तो ये अब टूटने लग जाएगा अपने आप, है ना। अल्फा पार्टिकल्स कोई ना कोई डिके देगा, अल्फा डिके देगा, बीटा डिके देगा, कुछ भी देगा, तो उससे, इसका मतलब ये है कुल मिला के रिएक्टिव। और यू कैन से अंडरस्टैंड कि कौन नॉन रिएक्टिव है, तो नॉन रिएक्टिव मतलब स्टेबल, है ना। जैसे मान लो आपने यूरेनियम की रॉक ली, मान लो आज यूरेनियम की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, 4500 होती है, बट और बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी हाफ लाइफ कम होती है। लेट्स से इमेजिन करो, मान लो ये यूरेनियम की एक रॉक ली 10 ग्राम, है ना। आज लेट्स से T0 ले रहे हैं, ठीक है। या यूरेनियम की जगह कोई ऐसा एलिमेंट ले लिया जिसकी हाफ लाइफ मान लो केवल 10 डेज है, लेट्स से यूरेनियम छोड़ दो, यूरेनियम में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो 10 डेज है, तो 10 डेज में क्या होगा, ये 10 ग्राम कुछ और कंपाउंड में कन्वर्ट होता जाएगा। तो मान लो अगर ये कोई एलिमेंट X था, तो अब यहाँ पे क्या होगा, X के साथ साथ कुछ Y और प्रेजेंट होगा, है ना। तो ये क्या होते हैं, डिके होने के बाद, राइट, एलिमेंट्स डिके होने के बाद न्यूक्लियस चेंज हो जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन चेंज हो जाते हैं, न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा तो एटम चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे अभी हमने कल आपको वो बताई थी, अच्छे, ये अल्फा पार्टिकल इस बेरिलियम न्यूक्लियस पे बम्बार्ड हुआ, ठीक है। और बम्बार्ड होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन बन गया। कार्बन बनने के पीछे का रीजन क्या हुआ, ठीक है। कार्बन बनने के पीछे का रीजन क्या हुआ कि भाई इसका न्यूक्लियस चेंज हो गया इस बम्बार्डमेंट के बाद। बेरिलियम न्यूक्लियस था, अब ये कार्बन न्यूक्लियस बन गया बम्बार्डमेंट, चेंज इन न्यूक्लियस, इसीलिए एटम चेंज हो गया। तो बस यही हो रहा है कि ये सारी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, बस जो स्टेबल होगा उनमें ये सारी न्यूक्लियर रिएक्शन होंगी नहीं, है ना। तो बम्बार्डमेंट का था, डीए के भी ऐसे होते हैं उल्टा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा तो क्या होगा, एनीवे तो ये कैलकुलेशन पे आ जाती है। ये फॉर्मूला दिख रहा है भाई, बार बार इस बात पे डाउट हो रहा है मनमोहन, ये फॉर्मूला दिख रहा है, आर नॉट की पता है वैल्यू, ए की वैल्यू पता है, यहाँ डाल दी हमने, ये क्या आ गया, 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 3 इंटू 1.33, कर लो खुद से बैठ के बन,
क्या हुआ, क्यों नहीं, है ना, पेन नहीं चलाओगे ना तो दिक्कत होगी। 1.33 इंटू 3, 1.33 को 4/3 लिख सकते हैं, तो 3 से 3 कट गया, 4 आ गया, नहीं तो कैलकुलेट कर लो। समझ में आया? ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको हमने यहाँ बता दी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वगैरह ये सब बता दिया। ओके, तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ से न्यूक्लियस। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कोई सिंपल लैंग्वेज में मुझे समझाए, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? Sir, part of any number or thing is a पार्ट ऑफ fraction. एनी नंबर, दिस इज एक एग्जांपल से समझाओ। Sir, एग्जाम्पल नहीं आ जा रहा। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब है सिंपल हिस्सा। मतलब तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी में तुम्हारा हिस्सा कितना है, हिस्सा, फ्रैक्शन। आउट ऑफ 1, एक कोई चीज है तो उसमें एक में कितना, है ना, दैट इज फ्रैक्शन। ठीक है, आउट ऑफ 1 ये याद रखना। परसेंटेज क्या होता है? आउट ऑफ 100, 100 है तो कितना, है ना, कोई चीज अगर 100 के बेसिस पे देखी जाए तो उसमें कितनी, और 1 के बेसिस में देखी जाए तो कितनी। तो 1 के बेसिस में देखना है तो फिर सिंपल रेशियो होता है। ठीक है, मतलब अगर मुझे बोलना है कि योर कंट्रीब्यूशन, योर प्रॉपर्टी और योर पार्ट, लेट्स से आउट ऑफ योर फादर्स पार्ट, लेट्स से सन एंड फादर्स, तो हम रेशियो ले लेंगे, मतलब तुम्हें कितना पैसा मिलेगा, पापा के पास कितना पैसा, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा। तो वैल्यू कैसे आएंगी, डेसिमल में आएंगी, है ना, या फिर आपका ऐसे आएगा रेशियो 1/4, 1/3, 1/2, 8/9, कुछ भी आएगा। बट ये सब क्या होगा, एक से एक छोटा ही होगा, है ना। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, डेसिमल में लिख सकते हो, 0.25, 0.33, 0. है ना, 5 ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, समझ में ये बात, 0.8888 ऐसे। ठीक है, आउट ऑफ 1। तो अब यहाँ पे भी ये काम हो रहा है, वॉल्यूम फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। बताओ वॉल्यूम का, है ना, कितना हिस्सा है एटम में, एटम है उसमें वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, अगर परसेंटेज होती तो इंटू 100 कर देते। एक तरह से ये क्या लिखा है, आउट ऑफ 1 का मतलब क्या है, दिस रेशियो इंटू 1, है ना। परसेंटेज होती तो यहाँ पे क्या कर देते, 100 कर देते। समझ आए लॉजिक? ये बात समझ में आई, फ्रैक्शन वाली बात, यस नो करो तो आगे बताओ। ठीक है, चलो, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस सबको आगे समझ। देखो मैं पूछता इसलिए रहता हूँ ताकि तुम फिर इधर उधर भटको ना, है ना, बिल्कुल फोकस होके एकदम पढ़ते रहो एकदम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम। न्यूक्लियस क्या है, स्फेरिकल है, क्या लिखेंगे, 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यूब। नीचे एटम भी स्फेरिकल है, 4/3 पाई लेट्स से कैपिटल आर ऑफ एटम का होल क्यूब। ठीक है, ये तो कट जाएगा, तो ये रह गया। इसका मतलब क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की रेंज क्या है, 10⁻⁻15 के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, एटम की कितनी है, 10⁻⁻10 के अप्रोक्सीमेट। तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻45 डिवाइड बाय 10⁻30। ये 10⁻30 ऊपर जाएगा। पावर आपको पता है भाई, कहीं पे लिखा हुआ है 10⁻10, अगर ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10⁻⁻10
+10, ठीक है, याद रहिए रखना। कुछ पावर में बातें बता देता हूँ यहाँ पे, ऑपरेशंस दो मुझे लगता है ये पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो सुन लो, है ना। ये पावर ऊपर गई तो 10⁻+10, कहीं पे लिखा हुआ है 10⁻2 इंटू 10⁻−5। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों की पावर जुड़ेंगी, कैसे जुड़ेंगी, 10⁻2-5, है ना, एक तरह से ये ऐसा लिखा हुआ है 10⁻2 + -5, क्या हो गया 10⁻3। सो पावर्स आर गोइंग टू ऐड जब कोई भी दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है 10⁻3 डिवाइड बाय 10⁻−5, so you can say ये ऊपर गया 10⁻3 into 10⁻+5, then you can say 10⁻3 + 5 10⁻8, ठीक है। पावर में कोई दिक्कत, तो जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ओके, तो क्या हो जाएगा 10⁻−45 + 30 10⁻−15। तो इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम फ्रैक्शन आ गया 10⁻- क्लोज टू 10⁻−15, मतलब बहुत ही छोटा है ना, कि मतलब इसके कंपैरिजन में ये कितना है 10⁻15 टाइम्स बड़ा है ना। एटम जो है, अगर मान लो मैं कहूँ न्यूक्लियस 1 है, तो एटम जो है 10⁻15 टाइम्स बड़ा है, तभी तो ये वैल्यू 10⁻−15 बनेगी। तो एटम बहुत बड़ा है न्यूक्लियस के कंपैरिजन। ओके, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, कुछ और बातें, एक दो बातें और। अगर कहीं पे कोई डेसिमल लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है 1.73 इंटू 10⁻⁻², लेट्स से ऐसा कुछ लिखा हुआ, ठीक है, ऐसा -2, तो इसको हम ये लिख सकते हैं क्या 0.173 इंटू 10⁻⁻1 और इक्वल्स टू 0.0173, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। 10⁻⁻2 का मतलब क्या है, डिवाइड बाई 100 लिखा हुआ है ना। इसको क्या समझ सकते हैं 1.73 डिवाइड बाई 100, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, +2 का मतलब क्या है, राइट, 100। पावर का साइन चेंज हो जाता है जब वो ऊपर से नीचे जाती है, ये नीचे जाएगा तो ये बनेगा 10⁻2, फिर बन जाएगा 1.73 डिवाइड बाय 100, राइट। एंड देन यू कैन राइट, यू नो, इसको 0.173 डिवाइड बाय 10, 10 का मतलब क्या है 10⁻−1 ऊपर जाएगा, है ना, या फिर 0.0173। क्लियर है ये बात। इसी तरह से उल्टा, अगर मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 2376.5 इंटू 10⁻⁻5, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अच्छा, तो क्या होगा, अगर ये डेसिमल में इधर से लेके जाऊंगा तो एक पावर बढ़ती जाएगी, तो आई कैन राइट 237.65 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻5, या फिर मैं लिख सकता हूँ 23.765 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻5, है ना। ऐसे मैं एक एक पॉइंट बढ़ाता जा रहा हूँ, 2.3765 इंटू 1000 टू 10⁻⁻, तो यहाँ पे अगर मैं डेसिमल इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट, लेफ्ट की तरफ, तो 10-10 ऐसे निकालते जाओगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁻4 आ जाएगा, ये 10⁻3 आ जाएगा, ये 10⁻2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, पावर में दिक्कत तो नहीं करोगे। कितने लोगों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, हाथ उठाओ जिनकी कैलकुलेशन वीक है। ठीक है, अच्छा, एक ऐप है मैथ ट्रिक्स करके, सिंपल कैलकुलेशन के लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर ये सब के लिए। क्या नाम है, मैथ ट्रिक्स। किसी ने इसको इंस्टॉल किया है क्या, ठीक है।
उसको आप इंस्टॉल कर लो, मैथ ट्रिक्स, और बैठ के जब भी आप टाइम मिले आपको, है ना, तो सॉल्व कर लो, टीवी देखते देखते, कुछ भी करते करते, खाते पीते, जब भी टाइम मिले। ठीक है, चलो, इससे आपकी थोड़ी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या है, कुछ डाउट है, क्या है, बोलो, बताओ। सर थोड़ा ऊपर का लिखने का है, तो मैं स्क्रीनशॉट निकाल लूं? लिखो लिखो आराम से। तो स्टार्ट से, मतलब ये जो वॉल्यूम फ्रैक्शन से दिखा, हम लोग स्क्रीनशॉट निकाल। यस सर, थैंक यू। चलो भाई, और कोई डाउट? तो ये सब प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए पूरा मोल कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक में भी है, ठीक है, ये सब पावर वावर आएंगी सब, उनकी आपको मल्टीप्लाई, है ना, पूरा एटॉमिक और मोल दोनों इन्हीं पे है डिपेंडेंट, है ना। चार्ज में जैसे आपने देखी थी पावर टेंस टू -19, मास में भी है पावर, कहीं पे कोई भी बात होगी तो ये पावर्स का रोल आने लग जाएगा, तो फिर वो आप प्रैक्टिस हो जाएगी आप। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई रदरफोर्ड का मॉडल, और उसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात थी, वॉल्यूम कितना छोटा दिख रहा है, राइट। अब बात आती है ड्रॉबैक की। तो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी, और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेट्स से, है ना, मान लो ये पास ऑन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड थी, सॉरी, और उसमें ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, ये अपनी पाथ से डेविएट होगा, लेट्स से सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, और सर्कुलर मोशन करने के कारण ये अपनी एनर्जी धीरे धीरे लूज करेगा, है ना, ये बात मैक्सवेल ने कही उस टाइम पे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पे मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ, इसको इस तरह समझो, समझते हैं, प्रोवेक में क्या होगा, जैसे मान लो एक, लेट्स से ये यहाँ पे मैंने नेगेटिव और यहाँ एक पॉजिटिव रखा हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना चालू होगा, लेकिन अगर इसको अपने पाथ पे ही रहना है, स्ट्रेट लाइन में ही जाना है, राइट, डोंट वांट्स टू डेविएट, तो क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, इस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, अपनी तरफ खींच रहा है ना, ऐसे सोच लो कि तुम जा रहे हो और तुम्हें कोई अपनी तरफ रस्सी से खींच रहा है, तुम्हें अपने पाथ पे ही जाना है, तो क्या करोगे, दम लगाओगे ना अपने पाथ पे रहने के लिए, सही है, तो फिर क्या होगा, आपकी एनर्जी लूज होगी, एंड दिस इज व्हाट मैक्सवेल सेड, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होती जाएगी। उन्होंने बोला ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जैसे नॉर्थ और साउथ में आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकल के ऐसे साउथ में जाती हैं, है ना, ऐसे, राइट, पढ़ा हुआ है ऐसे। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव से निकलती हैं, कोई भी चार्ज पॉजिटिव है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और कोई भी चार्ज नेगेटिव है उसकी तरफ खत्म होगी,
स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो बस यही हो रहा है, ये पॉजिटिव है, न्यूक्लियस है, तो इसके कारण इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे उसको कट कर रहा है, जब रोटेट कर रहा है, जब इन्होंने ये बात बोली तो उन्होंने कहा कि ये जब इलेक्ट्रॉन ऐसे इसको कट कर रहा है वो अपनी एनर्जी लूज करेगा और धीरे 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 ऐसे स्पाइरल पाथ होते होते इसमें गिर जाएगा, और जैसे ही ये इसमें न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ना रहेगा पॉजिटिव ना रहेगा नेगेटिव, तो फिर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, न्यूक्लियस ही खत्म हो जाएगा, और न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा तो फिर एटम खत्म हो जाएगा। सो मैक्सवेल ने जब ये क्वेश्चन उठाया तो रदरफोर्ड कुछ नहीं, मतलब उस बात को काट नहीं पाए, तो इसलिए क्या हुआ, उनका मॉडल वहां पे फेल हो गया। फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट आए बोर, है ना, जो उनकी कलीग कुछ साथ में काम करते थे, है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस लेट्स से उसमें एक बात जोड़ दी, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ स्टेशनरी स्टेट्स में है जहां वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता। उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया यहाँ पे कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे अगर ट्रेवल करता रहे तो उसे अपनी एनर्जी लूज करने की जरूरत नहीं है, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। उसके लिए उसने कंडीशन दी, ठीक है। तो ये बोर मॉडल में हम पढ़ेंगे ये वाली बात, बट अभी के लिए इतनी बात समझ में आई, मैक्सवेल ने बोला और मैक्सवेल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ऐसे गिर जाएगा न्यूक्लियस में, और है ना, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए, तो स्टेबिलिटी ऑफ लेट्स से न्यूक्लियस और यू कैन से एटम नहीं रहेगी। इसमें और भी बात कह सकते हैं, जैसे रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि एटम की स्पेसिफिक पोजीशन क्या होगी, राइट। तो ये सब छोटे छोटे और भी पॉइंट्स हैं, ड्रॉबैक्स में यू कैन काउंट, एंड दिस इज रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है। ये आपको पूरा पढ़ना है, पढ़ने के बाद यहाँ से कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं एनसीईआरटी से वो अपनी बुक में लिख लेने, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, ये दो मॉडल के बाद बोर मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारी बातें कमलेश आगे जो बातें पढ़ाते जाएंगे समझाते जाएंगे, ठीक है। तो उसके आगे हम बोर मॉडल पढ़ें इससे पहले थोड़ी बेसिक बातें कर लें, है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखें। तो उसमें है चार्ज के बारे में बात करेंगे थोड़ा, क्योंकि आगे आने वाली चीजों में चार्ज इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। पहली बात, ये सबको पता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यस, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव जो है वो निगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, और ये अट्रैक्शन किसमें लगेगा, स्ट्रेट लाइन में लगेगा, हमेशा याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है स्ट्रेट लाइन में लगता है, एक दूसरे को खींच रहा है, एंड है ना, सेम चार्ज रिपेल। तो अगर मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव है, उनके बीच में ये मान लो ऐसे कि बीच की डिस्टेंस है, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इस टर्म का मतलब क्या है, क्वांटाइज्ड का मतलब इंटीग्रल इंटीग्रल मल्टीपल, या फिर आप कह सकते हो इंटीजर से मल्टीपल। तो चार्ज जो है वो क्या होगा, हमेशा हमेशा चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, है ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। तो जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इंटू ई, क्योंकि ई क्या है, मैंने आपको बताया था, ई इज द स्मॉलेस्ट लेट्स से रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज। तो मैंने बोला कि मान लो कहीं पे मैंने बोला कि मुझे लेट्स से 1 कूलम चार्ज चाहिए,
तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितने नंबर ऑफ एटम्स को यहाँ पे रखना पड़ेगा, है ना। आई सेड कि आई नीड 1 कूलम, तो n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹, और फिर इससे n की वैल्यू निकाल लेंगे 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो इस जगह 10 की पावर प्लस 19 डिवाइड बाई 1.6, और इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाई 1.6, तो ये कुछ 6.25 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पता चल जाएगा इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो चार्ज 1 कूलम होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन। बस ये हटा दे रहा हूँ वैसे मैं, ठीक है, लेकिन ये समझ में आ गया था कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कितने नंबर ऑफ, n क्या है यहाँ पे, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा ये बताओ करंट क्या होता है, किसको पता है करंट। बोलो, किसी को पता है। सर वो पहले से हाथ टूटा हुआ था। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फॉर्मूला है Q बाई टी। क्या होता है फॉर्मूला, Q बाई टी। तो टोटल चार्ज कितना पास ऑन हुआ, जैसे मान लो ये एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर का मतलब क्या है, कॉपर के एटम्स एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच, ऐसे है ना, ये वायर है तो उसमें ऐसे ही होगा ना, भाई मैं सिंपलिसिटी के लिए एक एटम ऐसे एक लेयर बना रहा हूँ, बट यहाँ पे बहुत सारी लेयर होगी, ठीक है, ऐसे है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें करंट बह रही है, करंट बहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। करंट बहने का मतलब क्या है, चार्ज का फ्लो या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन ही जंप करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करता है एक एटम से दूसरे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, फिर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन जंप करता है। इतनी बात समझ में आई। ट्रांसफर, जैसे मान लो एक लोग, एक बहुत बड़ी सी जैसे मान लो लाइन है ना, ह्यूमन चेन बनी हुई है, और उसमें कोई चीज तुम्हें मूव नहीं करना है, तुम्हें बस कोई चीज लेनी है और दूसरे को पास ऑन कर देनी, बस ऐसे करके, समझ में आया, है ना। तो इस तरह से ये फ्लो बनता जाएगा। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से हैं भाई, इस फ्लो को स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, बैटरी से, है ना, या सोर्स से, जो भी सोर्स है ना। बैटरी में क्या हो रहा है, जिंक Zn, मान लो एक सिंपल केस ले रहा हूँ, Zn2++ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए यहाँ से, समझ में आया। और फिर इस तरह से फिर ये कॉपर वायर इलेक्ट्रॉन, है ना, पूरे ऐसे ट्रांसफर होते जाएंगे। अंडरस्टूड। अरे हाँ ना बोलते जाओ यार, इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं तुम लोग, समझ में आ रहा है तो बोलो यस, मजा आ रहा है। ठीक है, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, ये बोला जा रहा है क्वांटाइज कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्वांटाइज का मतलब है इंटीजर मल्टीपल, जैसे मैं बोलूं कि चार्ज 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं हो सकता, इंटीजर ही होना चाहिए यहाँ n की वैल्यू, है ना। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है इंटीजर मल्टीपल, ऐसे, ठीक है। तो ये 1.5 इंटू इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, मतलब चार्ज की वैल्यू 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ चार्ज की वैल्यू मैंने, तो दैट मीन्स 2.4 इंटू 10⁻⁹ कूलम नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आई बात, अंडरस्टूड, है ना। ये वैल्यू ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं है। बोलो। अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, वो तो वहां पे आई नहीं है अभी पेट पे।
ठीक है, तो ये बात आ गई, क्वांटाइज समझ में आ गया, फ्लो ऑफ चार्ज समझ में आ गया, कैसे मूव कर रहा है, राइट, कैसे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, करंट मूव हो रही है, ठीक है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, तो मान लो एक चार्ज है यहाँ पे Q1, अभी मैं नेचर नहीं लिख रहा हूँ, और दूसरा चार्ज है Q2। अगर Q1 और Q2 सेम नेचर के हैं, मतलब आइदर प्लस प्लस और माइनस माइनस है, तो रिपल्शन लगेगा, ठीक है। और अगर मान लो अपोजिट नेचर के हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा, राइट, ये हमें पता है। अभी हम चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, क्या कहते हैं, साइन की बात नहीं कर रहे हैं, बस Q1 और Q2 दो चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बीच में, राइट, डिस्टेंस कितनी है, व्हाट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है लेट्स से r, क्या है, r डिस्टेंस है। तो इनके बीच में लगने वाला जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये Fe सबस्क्रिप्ट में लिखा है, E है ना, Fe छोटा सा लिखा है, Fe का मतलब आयरन मत बना देना, है ना, Fe इलेक्ट्रिक इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मतलब इनमें कितना चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, है ना। मान लो अगर पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ पे 2 कूलम पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पे 1 कूलम लेट्स से नेगेटिव लिखा है, और एक दूसरी जगह है जहाँ पे 4 कूलम पॉजिटिव है और 2 कूलम लेट्स से नेगेटिव है, तो इनके बीच का अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, जितना ज्यादा चार्ज उतना जल्द उतनी ज्यादा फोर्स से नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो F इलेक्ट्रिक इज प्रोपोर्शनल टू Q1, F इलेक्ट्रिक इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू Q2। इतनी बात समझ में आई, है ना, जितना ज्यादा चार्ज मैग्नीट्यूड है ना, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इंपॉर्टेंट बात है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना, यहाँ साइन वाइन से भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है। अब समझते हैं और क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर, मतलब जितना ज्यादा दूर हो जाएगा फिर उतना वीक होता जाएगा, पास होगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करेगा, दूर करते जाओगे आप चार्जेस को, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, या फोर्स ऑफ रिपल्शन व्हाटएवर, है ना, उनके बीच का जो भी है, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो we can say F electric is proportional to Q1 Q2 by R square, or we can say F electric is nothing but K Q1 Q2 by R square, where K is constant, where K is constant and depends on medium. On medium इसका मतलब क्या है कि एयर में अगर 2 चार्जेस रखे हैं और वाटर में 2 चार्ज रखे हैं, या ऑयल में 2 चार्जेस रखे हैं सेम डिस्टेंस पे, तो उन पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होगा, अलग अलग मीडियम में। तो ये कांस्टेंट के जो है इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। हमें सारे मीडियम में पढ़ना नहीं है, ये सब फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, हमारा काम है केवल स्पेस में ले लेते हैं। इन स्पेस k is equals to 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, ये कांस्टेंट की वैल्यू है इन स्पेस में। और इसका एक फॉर्मूला और होता है, k is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, और ये 0 लिखा हुआ है नॉट, है ना, तो एप्सिलॉन नॉट ये होता है, बस ये फॉर्मूला याद रखो। ये कई बार आपको k की जगह अगर 1 है ना, ये ऐसे लिखा हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर, तो ये समझ जाना कि ये k लिखा हुआ है ना। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी,
ऑफ मीडियम। अच्छा, मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये सब फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो ये पहले ये बात समझ लो, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको फिर से पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में, फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से। कब? 12th में। कब पढ़ाया जाएगा? बिल्कुल लास्ट चैप्टर है 12th में, जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अभी अभी के टाइम पे आपको केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से समझना है। मतलब केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कुछ बातें हैं जो हम यहाँ समझाएंगे, जिसमें हम बात आती है कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ना। सारी केमिस्ट्री किस बात पे डिपेंडेंट है कि भाई आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तभी तो वहां पे बॉन्ड बनने की टेंडेंसी उसी से तो आती है कि भाई इलेक्ट्रॉन देगा, लूज करेगा, है ना, बॉन्ड बनाएगा, कैसे बॉन्ड बनाएगा। तो हम जो पर्सपेक्टिव आपको यहाँ एक्सप्लेन करेंगे वो होगा केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव। बहुत ज्यादा क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना, उसमें हायर फिजिक्स लग रही है। ठीक है, जो आपको सर्टेन लेट्स से बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स समझने के बाद ही समझ में आएगी। ठीक है, तो कुछ बातें मैं ऐसी ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको ना समझ में आए, दो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो पहले ही आपको ना पता हो। तो फिर अगर ऐसा है तो उस टाइम पे ज्यादा घबराना नहीं है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, तो ठीक है, तो कुछ बातें अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, हमें लगता है कि आपका बेस अभी बना नहीं है। तो अगर आपका बेस अभी पूरा बना नहीं है, वेट 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 सतीश, अभी थोड़ा वेट करो, है ना, मुझे अपनी पूरी बात कह लेने दो, देन आई विल टेक योर डाउन। तो कुछ बातें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रही हैं या फिर डिफिकल्ट लग रही हैं, तो घबराओ नहीं, पूरा चैप्टर आपको दोबारा से पढ़ाया जाएगा, किसमें? फिजिक्स में। ठीक है, मैं इनफैक्ट आपको दिखा भी देता हूँ। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, हाँ बोलो कमलेश, बोलो क्षितिज, बोलो क्या है? सर जो आपने वो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस पढ़ा था ना, तो उसमें सर जो आपने डिराइव करके दिया लास्ट में, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻⁻15। तो सर वो आपने स्टार्टिंग में भी दिया था ना, मतलब ये जो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ये टाइप ऑफ डेरिवेशन है क्या? मतलब ये बताने के लिए रेडियस ऑफ एटम जो है, सॉरी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है 10⁻15 किसमें रहता है? नहीं नहीं, ये डेरिवेशन उससे नहीं आया है भाई, वॉल्यूम फ्रैक्शन बता रहे हैं कि वॉल्यूम का रेशियो कितना है। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका आया है क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो ऑब्जर्वेशन की एक कैलकुलेशन है, वो हम बताएंगे, कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आया है। ठीक है, और क्या कहते हैं, उसके लिए उन्होंने एक रेंज दी है कि भाई इतना हो सकता है। ठीक है, 10⁻15 के आसपास हो सकता है, अलग अलग। अभी हमने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया कि हम किसके न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक इन जनरल बोला कि अगर इन जनरल कोई भी एलिमेंट ले लेंगे तो उसका न्यूक्लियस और उसके उसके एटम के बीच में, राइट, क्या मतलब वॉल्यूम रेशियो होगा, वो हमने बताया। ओके सर, तो सर ये जो 10⁻⁻15 है, ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है? ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस नहीं है, फिर से वही बात है, 10⁻⁻15 जो ये आया, ये रेशियो है। रेशियो की कोई यूनिट होती है बताओ? अच्छा, यस सर, हाँ रेशियो की, ये एक रेशियो है ना, वॉल्यूम और वॉल्यूम का रेशियो है, तो रेशियो की कोई यूनिट होती है? सर, अभी सर नहीं मालूम है। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती भाई। जैसे मैंने बोला कि तुम्हारा मास और मान लो तुम्हारे फ्रेंड का मास का रेशियो जो है 1:1.5 है या 1.5 है, तो बताओ वो कोई ऐसा थोड़ा होगा 1.5 kg है। यस सर, हाँ। हाँ, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो अभी अच्छा, मैं ये आपको ये दिखाना चाह रहा था, देखो ये है आपका, राइट, एनसीईआरटी, इसमें आपको क्लास 12th के लिए फिजिक्स पार्ट 2, राइट, यहाँ पे आपको है, ये चैप्टर 2 गलत लिखा है, ये क्लास 12th है। ठीक है, उसमें ये चैप्टर आपका कौन सा है? 4th चैप्टर है, आई थिंक 4th या 5th। तो पूरा ये एटम फिर से आपको पढ़ाया जाए।
अब जब आप यहां पढ़ोगे ना, ये रदरफोर्ड मॉडल दिख रहा है, राइट, फिर ये स्पेक्ट्रम दिख रहा है, स्पेक्ट्रल लाइंस, आगे आगे देखोगे आप, तो जब आप यहाँ पढ़ोगे, राइट, फिजिक्स में ये, तो बहुत सारी चीजें और आप पढ़ोगे, और तब तक आपके बेसिक्स, जैसे कुछ बातें हैं जैसे लाइट है, वेव है ना, इनका नेचर कैसे होता है, इनकी प्रॉपर्टीज कैसे होती है, ये सब सर आपको पूरा समझा चुके होंगे। तो जब आप फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से ये वाला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो खैर थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ बातें जैसे अभी हम आगे हम बताने वाले हैं, इसके लिए पहले मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो घबराना नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है, आगे चलना है बस। ठीक है, अब और क्या डाउट? हाँ बोलो चित्र। सर ये 4 पाई लिखा है ना? हाँ 4 पाई। ओके ओके। ठीक है, चलो, तो ये फोर्स आ गया। अब बात आती है, इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने आपको बता दिया था ना कि मूवमेंट के कारण एनर्जी जो होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस। यस, सही बात है ना, रेडियस डिफरेंट होगी तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन, मूवमेंट के कारण एनर्जी, है ना, कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है ना, उसका मास है 1 kg, तो आप निकाल लोगे हाफ mv² से काइनेटिक एनर्जी, सही है, राइट। तो मोशन मूवमेंट के कारण जो एनर्जी है वो उसकी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। और अच्छे पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन के कारण एनर्जी, जैसे मान लो हमने ये सब पढ़ा होगा, अर्थ से कोई आदमी 5-10 मीटर पर सेकेंड से लेट से कोई बॉल फेंक रहा है ऊपर की तरफ, तो जब ये कितने हाइट तक जाएगी ये पूछा जाता है ना, किस हाइट तक ये पहुंचेगी, यहाँ तक लेट से किस हाइट तक ये बॉल ऊपर तक जाएगी, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बोलेंगे जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। कैसे? ये काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्या हुआ, वेलोसिटी कम होती जा रही है, क्यों, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। वो किस में स्टोर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। कैसे, अभी कौन सा पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है, ये बॉल और इस अर्थ के बीच में, है ना, अर्थ जैसे ऐसे मान लो ये अर्थ है और ये बॉल है, इसके बीच में ये हाइट h है, तो इनके बीच में ये इंटरेक्शन लग रहा है, और इसके कारण जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है एनर्जी स्टोर ड्यू टू इंटरेक्शंस, ठीक है, बिटवीन टू पार्टिकल्स। इंटरेक्शन के कारण जो एनर्जी आएगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए हम क्या लिखते थे यहाँ पे पोटेंशियल, अच्छा ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आती थी, mgh, है ना, यही आती थी ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सबको याद है ये फॉर्मूला, राइट। तो mgh से फिर आप ये निकाल लेते थे भाई कि ये कितना होगा, यस, राइट। यहाँ पे यही हो रहा है, यहाँ पे जो बात इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है वो है इंटरेक्शन, है ना। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, Q1 एंड Q2, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या बोली जाती है,
राइट। तो इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है k q1 q2 by r। फॉर्मूला ये है where q1 and q2 are with sign, where q1 and q2 are with sign। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा ही है जैसे हमने पढ़ा था, फोर्स लगता है mg, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या था mgh, वैसे ही फोर्स लग रहा है यहाँ k q1 q2 by r स्क्वायर, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बन जा रही है k q1 q2 by r स्क्वायर इंटू r, mg इंटू h, है ना। r से r कट गया तो k q1 q2 by r। या फिर ग्रेविटेशनल आपने पढ़ा होगा, है ना, g m1 m2 by r, वैसे ही ये फोर्स हमारा। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन में काफी मतलब सिमिलैरिटी, ठीक है। शायद ग्रेविटेशन आपने पढ़ रखा है, राइट, है ना। तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फोर्स में देखो कितनी सिमिलैरिटी है, राइट। वहां पे क्या होता था m1 m2 by r स्क्वायर। ग्रेविटेशन याद आ रहा है ना, हाँ ना। हेलो, हाँ बोलो कमलेश, क्या डाउट है? नहीं सर, डाउट नहीं, मैं लोअर एंड करना भूल गया था, सॉरी सर। ठीक, तो ये देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि Q1 और Q2 आर विद साइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फॉर अपोजिट चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आएगी माइनस k q1 q2 बाई r। माइनस साइन आ गया है। माइनस क्यों आया? क्योंकि एक Q1 क्या है पॉजिटिव, Q2 क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी, ठीक है। एंड फॉर सेम चार्जेस, है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, k q1 q2 बाई r, ये वैल्यू आएंगी। अब इनसे बिहेवियर चेंज हो जाता है ना, ये माइनस और प्लस से। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, r बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो k q1 q2 बाई r की वैल्यू घट रही है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो k q1 q2 बाई r की वैल्यू घट रही है। बट माइनस k q1 q2 बाई r की वैल्यू बढ़ रही है ना। अगर बिटवीन -2 एंड -5, इनका मैग्नीट्यूड क्या है 2 एंड 5, है ना, मैग्नीट्यूड इज 2 एंड 5, ठीक है। तो बिटवीन -2 एंड -5 में बताओ कौन बड़ा है, -2 और -5? नंबर लाइन ऐसे लिख लो, है ना, ये 0 है, ये -2 है, ये -5 है, कौन बड़ा है? -2, ठीक है। मतलब जिसका मैग्नीट्यूड छोटा वो बड़ा, है ना, माइनस में ऐसा, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीट्यूड कम हुआ। तो मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड कम होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ये मैग्नीट्यूड है ना। ये मैंने बस समझाने के लिए लिखा था और मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ कि आर बढ़ा माइनस के q1 q2 बाई आर की वैल्यू बढ़ी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। क्या लिख रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना, है ना, राइट। चलो एक लिख ही लेते हैं, है ना, के q1 q2 बाई आर की वैल्यू घटी, तो माइनस के q1 q2 बाई आर की वैल्यू बढ़ी, हेंस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। इसके लिए इस पेयर ऑफ सिस्टम के लिए डिस्टेंस बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और इसके लिए आर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, के q1 q2 बाई आर घटेगा, हेंस पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, ठीक है। तो अपोजिट चार्ज होंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और सॉरी अपोजिट चार्ज होंगे तो आर बढ़ाने में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, सेम चार्जेस होंगे आर बढ़ाने पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, ठीक है। इसको थोड़ा लॉजिकली भी समझ लेते हैं कि ये तो बस फॉर्मूला जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला उससे हमने बताया, लॉजिकली समझते हैं। एक लेट से मास है यहाँ पे, एक दूसरा मास है यहाँ पे,
ठीक है, मान लो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव नेचर के है ना, दोनों पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब क्या है कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, और ये रिपेल करके ये दूर जाना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनको दूर ही कर रहे हैं, है ना, इनको दूर ही कर रहे हैं, यहाँ पे समझ में आया ये बात। अब इस सिनेरियो को पे थोड़ा और जाने, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करने की जगह थोड़ा ये समझते हैं, अगर मान लो इनको पास करने लग जाए, इनको पास, तो इनको पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको जबरदस्ती, है ना, ये पास आना नहीं चाह रहे, आपको मेहनत करके, है ना, इनको पास लाना पड़ेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, यू आर गिविंग एनर्जी टू दिस सिस्टम, इनको पास लाने के लिए इस जो भी ये सिस्टम है ना, इन दोनों चार्जेस का जो भी सिस्टम है, उसको आप एनर्जी दे रहे हो, सही है, हाँ ना बताते जाओ भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ये, डिफिकल्ट होगा। आप अगर इस सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो, तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है, तो आर कम करने पे, है ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, इतना समझ में आई। या उल्टा, अगर ये, इसका उल्टा, यहाँ एनर्जी बढ़ रही थी, अगर ये दूर दूर जा रहे हैं, तो जो सिस्टम में स्टोर एनर्जी है, राइट, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वो यहाँ हो गया। अब उल्टा समझ लो, मान लो ये पॉजिटिव की जगह निगेटिव है, एक, क्या होगा, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, अब इनको दूर करना है, मान लो इनको दूर करना है, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ानी है, कैसे दूर होंगे, ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, आपको दम लगा के, आपको वर्क करके, आपको मेहनत करके, है ना, इनको दूर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि आपने एनर्जी दी है, तो सिस्टम के पास और एनर्जी आ गई। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बात, लॉजिकली क्लियर है सबको ये बात, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप क्या करो, है ना, ये माइनस और प्लस का याद रखना, अपोजिट चार्जेस के लिए ये, ठीक है। एक और बात, ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर मान लो एक बैटरी लगाई मैंने, ठीक है, जैसे मान लो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और इनके बीच में मान लो एक पोटेंशियल डिफरेंस मैंने यहाँ पे कैपिटल बी डिसाइड कर दिया। ये वी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, है ना, ये वोल्ट, ये जो सेकंड वी लिखा हुआ है ये यूनिट है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट, है ना, इसका मतलब है वोल्ट। तो यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं बी इक्वल्स टू 10 वी कैसे लिख दिया सर, यहाँ 1 वी है, यहाँ 10 वी है, ये कैसे हो गया, तो ये क्या है, यूनिट है ना, जैसे न्यूटन एक यूनिट है, तो आपने कहीं लिखा 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, और ये कैपिटल वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये वी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट, ठीक है, 10, 15, 20, 25, कुछ भी, तो ये मान लो एक वी का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से अगर
इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। अगर ये इनिशियली एट रेस्ट पे है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गई 0, ठीक है। अच्छा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता कर रहे हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, या पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो वी कैन राइट, थोड़ा सा यहीं पे लिख देते हैं। फॉर्मूला ये है दैट पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड is nothing but charge into voltage, क्या, चार्ज इनटू वोल्टेज। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज का मतलब होता है पोटेंशियल ही, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो चार्ज, जो भी चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एक तरह से हो गया Q इंटू V, या फिर फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू E इंटू V। यहाँ पे V क्या है, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वैल्यू आएगी 10 वोल्ट 15 वोल्ट, कुछ भी वैल्यू आएगी वो रखनी है यहाँ, ठीक है। ठीक, अब क्या होता है यहाँ पे, ये आपको पता चल गया। तो लेट्स से अगर ये काइनेटिक एनर्जी और उसका रिलेशन है, ये बाद में कराएंगे, चलिए छोड़ो, बस इतना समझ लो, है ना। ये दिस वी आर गोइंग टू टेल यू लेटर, मतलब जब एक आध जगह पे होगा तब बताएंगे। तो चेंज इन काइनेटिक, बस अभी इतना समझ लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी E इंटू वी आ जाती है, जी आगे बताएंगे थोड़ा, ठीक है। हाँ बोलो। सर वो सेकंड फॉर्मूला में क्या लिखा है आपने, चेंज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस? हाँ डिफरेंस। सर वो क्या लिखा है, मतलब पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक, पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ना, दोनों में आपने सेम लिखा? हाँ बस यहाँ चेंज लिखा है डेल्टा। ओके सर, ओके समझे, ओके। डेल्टा मतलब चेंज, डिफरेंस, ठीक है। तो फिर आज के लिए ये छोटी छोटी बातें, बहुत बेसिक बेसिक बातें सही हैं। थोड़ा हाँ, आप लोग क्या करना, थोड़ा ये पढ़ के आना, एटॉमिक नंबर मास नंबर, है ना, ये टर्म्स भी आपको खुद ही पढ़ लेने हैं। एटॉमिक नंबर मास नंबर एंड आइसोबार आइसोटोप ये सब पता होंगे। आइसोटोप्स मतलब आइसोटोप्स मतलब एटॉमिक नंबर सेम, राइट। आइसोबार्स मतलब एटॉमिक मास या मास नंबर सेम। ऐसे 2-3 टर्म और हैं, वो नेक्स्ट क्लास में बता दूं। चलो डन, एंड करें। ठीक है, बाय।